ऐसा क्या मुद्दा है जिसके बलबूते जो है विपक्षी खेमा पर भारी पड़ेगा? देखिए, 2024 की जब बात आती है तो एक नहीं अनेक मुद्दे हैं जिस पे हम अपोजिशन पे स्कोर कर सकते हैं। चूँकि आपने कहा कि मैं इकोनॉमी और बैंकिंग एंड फाइनेंस के में तवज्जो थोड़ा रखता हूँ, मेरा बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले इकोनॉमी पे ही अगर हम नज़र डालें तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत की है। और ये इसलिए नहीं है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बल्कि इसलिए है कि हमने बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन ऐसे लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसे किए जिसकी वजह से आज इस रफ्तार से हमारे इकोनॉमी चल रही है। आज आप देखिए ना, पूरे दुनिया में जो हर साल का जो जीडीपी ग्रोथ है उसका 15 से 16% जो है जीडीपी ग्रोथ भारतवर्ष से आता है। और आगे की संभावना है कि जो इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ हर साल हो रहा है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, उसका 20% कंट्रीब्यूशन, 1/5 ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो आज भारत से आएगा। मतलब दुनिया की जितनी पॉपुलेशन 17% पॉपुलेशन भारत में है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में, भारत का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आगे आने वाले दिनों में रहेगा। और जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी चल रही है, अगले 3-4 साल 2027 तक मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो among the first 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी अहम जो है हमारी अचीवमेंट थी। और जब ये होगा तो बहुत सारे इसके जो बेनिफिट्स है, जैसे वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब बहुत सारे क्रिएट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ जो हमारे फोकस है, हमारा इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो ये इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बात कर सकते हैं, घंटों बात कर सकता हूँ, जो पॉजिटिवली डिस्पोज है हमारी सरकार की तरफ, जो हमने इनिशिएटिव लिए है और कड़े डिसीजन लिए है। जो सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि कड़वी गोली, तो कड़वी गोली वही है जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, उससे इसलिए कि उससे थोड़ी जो रफ्तार इकोनॉमी की कम हो जाती है, लेकिन फिर जो हॉकी स्टिक की तरह तेज़ी से बढ़ती है। और वही हमने आज देखा है और इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन उसको अगर छोड़ दे तो जो सरकार की वेलफेयर स्कीम है, जो आम नागरिक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली जो सरकार है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है। अब आप देखिए, जो गरीबों का हाथ थामने वाली सरकार यही सरकार है। जितने सारे जो बोलते हैं जैम ट्रीटी, जनधन आधार और जो मोबाइल के द्वारा जो लोगों तक पहुंचने का काम किया हमने, घर घर तक जो बेनिफिट्स पहुंचाया, उसका आज फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि अगर पहले के सरकारों के लिए देखते हैं, वो भी कोशिश करते होंगे कि आम नागरिक को पहुंचे, लेकिन वो लीकेज इतना ज़्यादा था कि ऐसे लोग भी पैदा हुए थे, करीब 1 करोड़ 2 करोड़ लोग, जो आज तक कभी जन्म भी नहीं लिया है, लेकिन देश में उनका कहीं ना कहीं पेंशन स्कीम भी चल रहा था, उनका राशन स्कीम भी चल रहा था, उनके हर वेलफेयर स्कीम में उसका नाम होता था। और ये कहीं ना कहीं आधार से लिंक करके हमने इसको ख़त्म कर दिया और 3 लाख करोड़ देश का जो है हमने बचाया है। और आगे आने वाले दिनों में और भी संभावना के और बचाएंगे। तो इसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो आम नागरिक को होता है। तो ऐसे वेलफेयर स्कीम हो, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान जिस तरह से अपने आप को जो पोजिशनिंग किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो अपने आप में दिखता है कि भारत का विस्तार जो है दुनिया के नज़रों में बहुत बड़ा हुआ है। भारत एक जो सॉफ्ट नेशन की तरह जाना जाता था, अब नो मोर, इट इज़ नाउ सीन एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन विथ सेफ गार्डिंग आवर ओन इंटरेस्ट। तो हम अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना जानते हैं और ये सरकार इसकी बार बार जो है ऐसे पॉलिसी डिसीजन लेती है और ऐसे स्टैंड लेती है जिससे समझ में आता है कि सरकार जो है देश को मजबूत करने वाली सरकार है, देश के नागरिकों को मजबूत करने वाली सरकार है। ऐसे कई और फैसले सरकार ने लिए हैं जिससे हम जब जाएंगे, उसके साथ साथ जो राम मंदिर का मुद्दा भी, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को अपील करता है। जो हमने जो स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव चलाए जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ, वो भी जो डबल इंजन की सरकार को जो फ़ायदा हुआ वो भी दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कहने के लिए है। और जब हम 2024 के इलेक्शन में जाएंगे तो एक जो अपोजिशन बेंच है, अपोजिशन जो पार्टियां हैं और एक हमारी जो सरकार की जो नीतियां हैं, दोनों में साफ लोगों को फ़र्क दिखेगा। और हम उसी तरह से लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके जाएंगे कि हमने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। आप एक्सपेक्टेशन से हम कितने खरे उतरे हैं, उसकी जो है झलक हम 2024 में दिखाएंगे। और 2024 के बाद पूरी उम्मीद है, जो कॉन्फिडेंस लोगों का है, उसके बाद हमारी सरकार आएगी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 10 साल का पूरा लेखा जोखा जो है वो हम सरकार बनने के बाद फिर देंगे।
जिस तरह से विपक्ष को उम्मीद है कि जो 2 टर्म का जो सरकार है उसका एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उन्हें मिलेगा। जिस तरह से बेरोज़गारी है, महंगाई जैसे मसले हैं, जिसको विपक्ष मानता है कि उसके तर्कस में ऐसे तीर हैं जो कि बीजेपी को चुभेगी और उसके गठबंधन को चुभेगी। आप क्या मानते हैं, क्या इसका? देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने महंगाई के बारे में बोला, महंगाई का आप देखिए कि अगर आप आंकड़े ही देखते हैं इससे समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है। सीपीआई इंडेक्स है जिससे देखते हैं कि महंगाई बढ़ती है या घटती है। तो और सीपीआई इंडेक्स का अगर आप देखें तो हमारे समय में जो एवरेज सीपीआई है, इस वक्त 1-2 एबरेशन को छोड़ दीजिए, अभी का एवरेज सीपीआई जो है वो 5 के नीचे है, जबकि यूपीए के सरकार में जो है 9 के आसपास था। डबल डिजिट में उनके समय हुआ, हमारे समय में कभी डबल डिजिट में नहीं हुआ, बल्कि हमने एमपीसी कमेटी बनाई उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन, महंगाई दर को। लेकिन ये सारे मुद्दे का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम पूरे तौर से हर आंकड़े समाज के सामने रखेंगे। लेकिन आज जैसे थोड़े से, आज एक छोटा सा मिसाल दे रहे हैं इसलिए कि बार बार अपोजिशन जो है कभी टमाटर की बात करता है, कभी कुछ सब्जियों की बात करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, और इस बार के जो आंकड़े भी आए थोड़ा बड़े आंकड़े आए। लेकिन उसकी वजह है कि सीजनल फैक्टर कभी कभी होता है, और सीजनल फैक्टर में चाहे वो टमाटर हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल फ्रूट है, उसके जो है दाम बढ़ जाते हैं, और सडन दाम बढ़ने की वजह से जो है स्पाइक होता है इन्फ्लेशन में। लेकिन जैसे जुलाई के महीने में सप्लाई ख़त्म होती है और अगस्त के आखिर में जो सप्लाई वापस आती है, तो अपने आप ही इन्फ्लेशन आगे वाले दिनों में जो प्रोजेक्शन देखते हैं तो कम हो जाएगा। तो अभी अपोजिशन जब तक बात कर रहा है, जब तक ये अप्रैल में आएगा तब तक बहुत सारी चीज़ों के दाम बहुत कम हो जाएंगे। और ये इस वजह से नहीं कि हम कर पाएंगे, इस वजह से कि ये सीजनल फैक्टर की वजह से बढ़ता है कि जो जून जुलाई में इसकी खपत पूरी हो जाती है, लेकिन सप्लाई जो आता है, फ्रेश सप्लाई जो है वो अगस्त में आता है। इसलिए सब्जियों के दाम आज जो लगभग 240% बढ़े हैं, और उसी की वजह से जो है जो इन्फ्लेशन में जो है थोड़ा सा वृद्धि दिखी है। और उसका अंदाज़ हमें है कि जिसका जितना जो वेट्स होता है, सब्जियों का वेट जो है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने पे, उसके बेसिस पे 240 के बेसिस पे जो हमने देखा है कि उतना जो है 6% वेट होता है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ा है। तो आगे आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये सब मुद्दे जो है नहीं रहेंगे, महंगाई के मुद्दे नहीं रहेंगे, इसलिए कि हम उसके लिए महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी जो थोड़ी देर टेम्प्रेरी है, और बाकी चीज़ें जो है अपोजिशन का वो कोई मुद्दा ही नहीं दिखता है, इसलिए कि जनता के पास एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई बात नहीं है, पूरा इनकम्बेंसी है। और इसलिए सारे सर्वे बताते हैं कि आज सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और पॉपुलैरिटी रेट में सिर्फ नहीं बल्कि जो डिलीवरेबल रेट में कि जो इसने सरकार ने डिलीवर किया है उस रेशियो में भी देखिए परसेंटेज में, तो आज सारे देश के लोगों से जब सर्वे करते हैं, आप जैसे न्यूज़ चैनल जब एजेंसियाँ करवाते हैं तो उनका जो आंकड़ा आता है वो अभी अपने आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमें देता है कि आगे आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से जीते, इवन दो अगर वो 1-on-1 भी लड़ाई करें। हाँ जफर जी, इसी पर अगला सवाल मैं आ रहा था। जो इंडिया बना है, इंडिया को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अगर 1-to-1 अगर उम्मीदवार उतारने पर अगर सहमति बन गई तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? देखिए ना, अब ऐसे मान लीजिए कि ये देश की जनता है, पूरी यही देश की जनता है। अगर इसमें 4 लोग होंगे तो 4 लोगों के डिवाइडेड वोट होंगे, उसमें एक को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन अगर 2 लोग होंगे तो जिसको एक को अगर 30% मिला है, ऑटोमेटिकली उसके वोट बढ़ जाएंगे, दूसरे वाले के बढ़ेंगे तो इसके भी बढ़ जाएंगे। तो जब 1-to-1 फाइट होगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसके वोट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जो पिछले बार वोट मिले थे, जो नॉर्मली जो वोट मिलते हैं जीतने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कि जब 1-to-1 फाइट होती है तो उसमें जनता भी जो वोट देती है वो भी देखती है किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनने वाली है, और किसको देना चाहिए जो हमारे हितों की रक्षा कर सके, देश के हितों की रक्षा कर सके। तो हम उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत है कि अगर 1-to-1 होगा, उसकी भी मैपिंग हमारी पार्टी ने की है। 1-to-1 में भी हम प्रचंड बहुमत से 300 के आंकड़े से ऊपर रहेंगे। एक जो मसला आपने जिक्र किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आपको जैसे पहले भी कहा होगा हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने कि ये हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, और चुनाव को देखते हुए हमने कहा ये आस्था का मुद्दा हो, और हमारी कमिटमेंट जो देश की जनता के साथ थी कि इसको डिलीवर करना है। तो जब हम कहते हैं कि डिलीवर करने में
हमारा परसेंटेज जो है और बाकी पुरानी सरकारों से बहुत आगे है। तो उसमें ये भी आता है कि हमने अगर कहा था तो हमने उसको कर दिखाया। ऑफ कोर्स ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने पर, जजमेंट आने के बाद उसकी जो सारी प्रक्रिया की हमने, वो अपने आप में लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि सरकार जो है अपने काम को जो कमिटमेंट करती है उसका पूरा करती है। आज आप देखिए चंद्रयान के बारे में दुनिया बात कर रही है, लेकिन चंद्रयान के बारे में भूल जाते हैं कि ये मिशन, स्पेस मिशन जो है, इसको गति देने का काम हमने किया। ऐसा नहीं कह रहे कि 1969 में इसरो हमने बनवा दिया था, लेकिन इसरो बनने के बाद अगर 89 जो है स्पेस के इनिशिएटिव ले गए, जो स्पेस में हम शटल भेजे, उसमें से 47 शटल जो है हमारे 2009 साल में गया। तो उससे समझ में आता है कि 5.25 के रफ्तार से हर ईयर हमने किया, वहाँ तो पिछली सरकारों ने 1.25 के रफ्तार से किया। तो सिर्फ गति दिखती है कि हम तेज़ गति से कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए, जैसे हमने बहुत हट के एक मैं मेंशन करूँगा, जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से सफ़र करते हैं, उनको भी अंदाज़ इस बात का हुआ होगा कि रेलवेज़ में कितने बड़ी चेंज हुई। 2016 में लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया कि सेपरेट बजट पेश करेंगे इस बार, और उसके बाद आगे सालों से जो ये रेलवे बजट भी जो है विल बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्मल बजट। लेकिन उस सेपरेट बजट जो पेश किया वो अपने आप में ऐतिहासिक बजट था, इसलिए कि उस बजट में उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल रोड मैप क्लियर कर दिया कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। 1975 से उठा के 2014 तक का आप देख लीजिए आंकड़ा, हर सरकारों ने ये वादा किया कि एक नए लोकोमोटिव ट्रेन, जो एमपी आता है, भाई मैं चाहूँगा कि एक लोकोमोटिव मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक और ट्रेन चले। ये रिक्वेस्ट लेके आएंगे, हाँ हाँ जी हो जाएगा, अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रेन तो है नहीं, चलेगी नहीं, पटरियाँ नहीं है, कंजेशन है। तो हमने आइडेंटिफाई किया क्या क्या चीज़ें हैं। हमने लोकोमोटिव का अनाउंसमेंट बंद कर दिया। सबसे पॉपुलर चीज़ थी कि कोई एमपी जाके अपने बारे में कहे कि भाई हम एक ट्रेन चालू करेंगे, वो बंद हो गया। साथ साथ हमने कंजेशन, जो बहुत ज़रूरी चीज़ था, कंजेशन को ख़त्म किया हमने। साथ साथ बहुत सारे नए पटरियाँ बिछाई और स्पीड लेके आए। एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि जो ट्रेन हमारे 27 किलोमीटर, पूरा देश का जो नेटवर्क है, 27 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलती थी, अगर सिर्फ 54 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो 2 बार पूरे लोगों को जितना सफ़र करते हैं और उतना माल ढो सकती है। तो अब हम जो है 80 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट कर रहे हैं। तो और वंदे भारत आने के बाद और भी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो सोचिए कि रेलवेज़ का इनकम भी बढ़ेगा, लोगों के उतनी जो जल्दी पहुंचने में, जितने जल्दी पहुंचेंगे उनका उतना फ़ायदा होगा। ऐसे अनेक फ़ायदे होंगे जो रेलवे से होते हैं, इसलिए कि रेल नेटवर्क जो है कनेक्ट करता है आम नागरिक को, और उसकी जो धीरे धीरे जो है कॉस्ट भी कम होती जाएगी। अच्छा जफर भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कर्नाटक और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत से काफ़ी उत्साहित है, उसे भरोसा है कि इसका असर जो पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि जो कई राज्यों में जो इंडिया का निर्माण, जो INDIA का जो मोर्चा बनाया गया है, कई पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के रिश्ते आपने देखा। आप पार्टी और कांग्रेस के पंजाब और दिल्ली में टकराहट, क्या आपको लगता है इंडिया क्या चुनौती दे पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जब ऑपोजिशन जो गठबंधन बना उसके लिए। अब आपने कहा वेस्ट बंगाल में कांग्रेस है, लेफ्ट है, और जो ममता बनर्जी की पार्टी है, सबका वोट अगर परसेंटेज निकाल दे आज के दिन में तो लगभग 84% आता है। तो क्या ये 84 ये एक साथ लड़ेंगे? जाहिर है नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगी लेफ्ट अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, और वो ममता बनर्जी की पार्टी अलग लड़ेगी। जो आउटकम 84% का दिखाता वो नहीं होगा। उसके बाद अगर अलग लड़ते हैं तो वही ममता बनर्जी का वोट जो है 47% से घर के 33-34% आ जाता है। तो जो रिजल्ट जो है वो बहुत विपरीत होगा। आने दीजिए इलेक्शन। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है, आज गठबंधन जो है, ठीक है, एक गठबंधन है, एक अपोजिशन है, बड़ा अपोजिशन है, हम उससे फाइट करेंगे, लेकिन किसी जगह भी स्टेट इलेक्शन में कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कर्नाटका में हुआ। मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो 2024 के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, 2024 के संदर्भ में मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि कोई भी आउटकम विपरीत नहीं होगा। और हमारी जो उम्मीद है कि 300 प्लस होगा, वो भाजपा का, और एनडीए का 350 प्लस, वही रिजल्ट आएगा। अच्छा जफर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जिस तरह से उन्होंने यात्रा पूरी की, उसके बाद अब एक और नई यात्रा की चर्चा चल रही है।
क्या ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि जो है बदली है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी गंभीर राजनेता हो गए? अब देखिए, ये तो जनता को तय करना कि गंभीरता कितनी उनमें आई है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ये ज़रूर निश्चित तौर से कहूँगा कि राहुल गांधी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना कामयाब हो गए वो जनता के दरबार में ये तो जनता ही तय करेगी। आज के दिन में मुझे कोई राहुल गांधी की चाहे जोड़ो यात्रा हो या तोड़ो यात्रा हो, वो कोई हमें किसी तरह की चुनौती हमारे लिए नहीं पैदा करती है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो पहले जैसे बर्ताव जो करते थे और जो स्टेटमेंट देते थे पहले उटपटांग, अब उनसे वो कहीं ना कहीं बचते दिख रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में भी इस तरह की अटकलें हैं कि वाराणसी से। क्या आप मानते हैं कि प्रियंका अरविंद केजरीवाल के रास्ते अख्तियार करेंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखिए, सबका स्वागत है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत था, आज अगर प्रियंका जी लड़ना चाहती है तो उनका भी स्वागत है। इसलिए कि चुनौती जिसकी भी चुनौती हो, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बट जिस तरह की लोकप्रियता है वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे कोई भी प्रत्याशी आए, उसको जाहिर है उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी वहाँ पर अपना जो है डिपॉजिट बचाना। तो अब चाहे अब उनको किस्मत आजमाना है तो उस पर कोई रोक तो नहीं सकता है, लेकिन आज की स्थिति में इस बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये उनकी कोशिश होगी सिर्फ अपने आप को मीडिया में चमकाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया में रेलेवेंट बनाने के लिए। लेकिन उनको भी पता होगा कि ज़मीनी हालात क्या है और इसके लड़ने के बाद उसका अंजाम क्या होगा। अच्छा जफर जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का उन्होंने जिक्र किया लाल किले के प्राचीर से। नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिप्लाई देते हुए भी उसका जिक्र किया। क्या आप मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा ये बनेगा? और निश्चित तौर से बनेगा। देखिए, अब जिस स्टेज पे है इंडिया और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी सेंसिटिव हो गई है, और देश की पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा देश की जनता सेंसिटिव हो गई है कि हमें आगे बढ़ना ही है, देश को आगे बढ़ना है। चंद्रयान हमने जो है मिशन कामयाब हुआ हमारा, उसी तरह आगे बहुत सारे मिशन है। और उसके लिए बॉटलनेक क्या आता है, जब देश की पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के फ़ायदे के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसे फैसले लेते हैं, या तो तुष्टीकरण के फैसले लेते हैं, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कहीं वोट बैंक की तरह यूज़ करने के लिए उसको किसी तरह से लुभाते हैं, या फिर वो अपने परिवार के लोगों को, चाहे वो कॉम्पिटेंसी हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसको प्रमोट करने में लग जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उससे जो देश की तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है। इसलिए हम उसको इस जनता के दरबार में इस मुद्दे को लेके बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और मुझे लगता है जनता इस बात को समझ चुकी है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो परिवारवाद से हमें जनता को लड़ना पड़ेगा। हम तो लड़ ही रहे, जनता का साथ हमें चाहिए। जनता के साथ का सपोर्ट के लिए हम जनता के दरबार में जा रहे हैं कि परिवारवाद से लड़ना है, करप्शन से लड़ना है और इससे लड़ना है। अच्छा, डबल इंजन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल बड़ा हमला किया था इसी मंच से, फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ के इसी मंच से। उन्होंने कहा था कि अब डबल इंजन जो है, अब टकराव होने लगा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा जनता को अब एहसास हो रहा है। जनता महसूस कर रही है कि वेलफेयर स्कीम जो है, अब बंगाल में जो वेलफेयर स्कीम हमने, जो आयुष्मान भारत की स्कीम जैसी जो देश की जनता को फ़ायदा हुआ, लेकिन बंगाल में नहीं हो रहा है। ऐसे स्कीम से 315 स्कीम जो हमने सेंटर से चलाया, लेकिन प्रदेश में जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए कि वो पॉलिटिकल डिसीजन है, जनता के हित की डिसीजन नहीं है। जनता के हितों की फ़ायदा रक्षा नहीं करना है, पॉलिटिकल डिसीजन है कि भारत सरकार ने चलाया है तो उसको नहीं करना है। तो इससे नुकसान जो है देश की जनता को हो रहा है। इसलिए देश की जनता से मैं अपील करता हूँ, और हम यही अपील कर रहे हैं कि आप हमें तुष्टीकरण, करप्शन और इसके साथ साथ हमें जो है ऐसा मैंडेट दीजिए ताकि हम आपकी सेवा पूरे तन मन धन से करें और आपके सत्र को और एक आम नागरिक के जो लिविंग स्टैंडर्ड को उसको ऊपर उठा सकें। जफर इस्लाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.